वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा चैप्टर है अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। डिफिनेशन जानते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और अप्रदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो पहला है प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रदीप्त या दीप्त पिंड कहलाते हैं। मतलब प्रदीप्त पिंड या प्रदीप्त वस्तु वही हुआ, जैसे सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, तारे हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब प्रदीप्त पिंड या प्रदीप्त वस्तुएं हैं। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त पिंड, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त पिंड या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा आदि। आगे देख लेते हैं, मतलब जिसमें प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जिसमें प्रकाश नहीं होता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यही परिवर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग बनाता है। मतलब हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट है, हम इसे कैसे देख पाते हैं? जब लाइट सोर्स से, मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो प्रकाश आती है, वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से टकरा करके जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई पड़ने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, तो सामने रखी कोई वस्तु को जैसे आप देख लेते हैं तो कैसे दिखाई देता है? प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो हमें वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रकाश की किरण। जब प्रकाश प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। जब एक अप्रदीप्त अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणें के रास्ते में आ जाती है तो यह छाया बनाती है। प्रकाश की किरणों के द्वारा छाया बनने की प्रक्रिया हमें यह बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे चलती है? तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणों के रास्ते में जब कोई वस्तु आ जाती है तो वहां पर एक काला क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। और प्रकाश के रास्ते में वस्तु के आने पर जो छाया बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। अगर प्रकाश सीधी रेखा के अलावा यदि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती तो उस वस्तु के ऊपर से, दाएं से, बाएं से, यानी अगल बगल से उस साइड पहुंच जाती, वहां पे छाया नहीं बनता। लेकिन छाया बनता है, इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो उस माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। मतलब प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, या किरणों का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे यहाँ पर फिगर के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं, यह है परावर्तक सतह। प्रकाश जिस वस्तु सतह पर पड़ती है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब जिस सतह से टकराकर वापस लौटते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण आई, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट गई। जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। और आपतन कोण को, मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपतित किरण है, अभिलंब के साथ कोण बना रही है जो कि आई के द्वारा डिनोट किया गया है। ये हो गया आपतन कोण। परावर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे आर से डिनोट किया गया है, और ये
परावर्तन कोण है। मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम भी है। ठीक है, आपतन कोण को आई द्वारा और परावर्तन कोण को आर द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे देख लेते हैं आपतित किरण इंसिडेंस रे क्या होता है। किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो जो किरण आके टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे किसी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब किसी वस्तु से जो टकरा कर वापस लौटती है उसी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब नॉर्मल क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बिंदु पर लंब होती है उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब भी क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। मतलब एक काल्पनिक रेखा होती है जो रिफ्लेक्टेड सतह सरफेस मतलब परावर्तक सतह पर लंब होती है। आपतन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे है नोट्स। नोट्स में देख लेते हैं नोट्स क्या कहता है। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता है हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होता है जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है। और ये क्या कहते हैं, अपवर्तन जो होता है हमेशा पारदर्शी वस्तु मतलब जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उससे होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। जैसे ये देखिए रिफ्लेक्टेड सरफेस है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। नोट क्या कहता है, परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण के सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। मतलब गोलीय दर्पण का जितना भी परावर्तक पृष्ठ है सभी पर लागू होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सभी पर ये लागू होता है। आगे है दर्पण। दर्पण क्या होता है, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो आमने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब अपने सामने, सॉरी आमने सामने नहीं, अपने सामने। मतलब दर्पण क्या होता है, जो शीशा जिसमें हम लोग चेहरा भी देखते हैं, फेस भी देखते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए जो दुकान में लगा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। यह क्या होता है, एक चमकीला सतह होता है, अधिक पॉलिश किया हुआ रहता है। मतलब ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने अंदर बनाती है। अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं, प्लेन मिरर ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण कहलाता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये देखिए ये एक दर्पण है, ठीक है, इधर ये पॉलिश किया हुआ भाग है और ये परावर्तक पृष्ठ है आगे वाला, सामने का भाग है फ्रंट साइड, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये सीधा दर्पण है, एकदम समतल दर्पण है। आगे देख लेते हैं। आगे है समतल दर्पण का उपयोग। वैसे एक और दर्पण भी होता है जिसे हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है। एक परवलयिक दर्पण होता है जो पूर्णतः गोल नहीं होता है। तो इस हिसाब से दर्पण वैसे इसमें दो प्रकार का दिया हुआ है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन एक परवलयिक दर्पण भी होता है जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, यह अभी जरूरी भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए किया जाता है, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में आदि में इसका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है उसको देख लेते हैं। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। मतलब समतल दर्पण, ये देखिए समतल दर्पण है और इसका जो प्रतिबिंब है ये कोई बिंब है, मतलब कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ये पीछे बना है। ए बी कोई वस्तु है और ए डैश बी डैश कोई प्रतिबिंब है और ये दर्पण के ठीक उतना ही पीछे बना है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसकी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मतलब वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? अवतल दर्पण कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर होता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण कनकेव मिरर क्या होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर धंसा हुआ या वक्रित रहता है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। नोट एक क्या है कि एक चम्मच का एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित रहता है, यह अवतल दर्पण का उदाहरण है। दूसरी और चम्मच बाहर की ओर वक्रित रहता है, यानी परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, ये उत्तल दर्पण का उदाहरण है। मतलब चम्मच का दो भाग होता है, एक भाग धंसा हुआ रहता है जो अवतल दर्पण का उदाहरण है, एक भाग उभरा हुआ रहता है जो उत्तल दर्पण का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए ये जो दर्पण है एक अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ और ये पीछे वाला भाग पॉलिश किया हुआ भाग है। मतलब इसका परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, यही जो है अवतल दर्पण है। यहाँ पे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आगे है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है यानी वक्रित रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में देखिए परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है? उभरा हुआ है। ये रजितित किया हुआ भाग है, मतलब पॉलिश किया हुआ भाग है, और ये परावर्तक पृष्ठ है जो उभरा हुआ है, ये उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण है, जिसका उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण। आगे देख लेते हैं गोलीय दर्पण के पद। ये देखिए एक प्रकार गोलीय दर्पण है, ये वाला भाग अवतल दर्पण और ये वाला भाग उत्तल दर्पण हो गया। इसमें क्या सब रहता है? तो वक्रता त्रिज्या रहता है, मुख्य अक्ष होता है, केंद्रक होता है, ध्रुव होता है, ठीक है, यही सब होता है। इस फिगर में जितना भी चीज दिया हुआ है आप लोग आसानी से देख सकते हैं। हम एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला है ध्रुव यानी कि पोल। क्या होता है ध्रुव? पोल क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण तथा ध्रुव दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में हम आपको समझा दें। इस फिगर में आसानी से आप लोग देख सकते हैं ये दर्पण का केंद्र है, मतलब बीच वाला भाग है, और इसे P द्वारा डिनोट किया गया है, यही दर्पण का ध्रुव है। आगे है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर C द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस गोले का भाग होता है, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए आगे है वक्रता त्रिज्या, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर R द्वारा डिनोट किया जाता है या इंगित किया जाता है। आगे है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ फोकस। प्रिंसिपल फोकस दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोग इस पॉइंट को पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। फिगर को मैं जूम कर लेता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये वक्रता केंद्र होती है, और इसके जो रेडियस है इसको जिसको R द्वारा डिनोट किया जाता है, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक F बिंदु होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। और दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष ये हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर ही गुजरती है। आगे आप लोग डायग्राम में समझिएगा। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट बच गया फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से इंगित किया जाता है। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। मतलब R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये छोटी F होगी, F बराबर R/2। मतलब फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आगे है द्वारक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा
होती है। गोलीय दर्पण के पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक होता है। मतलब जिस गोले का भाग होता है दर्पण, उसकी व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देख लेते हैं गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का मानना। प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसे हमें किसी वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु को किसी परावर्तक सतह या दर्पण के सामने रखते हैं, उस वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या उस परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसका एक छाया, दर्पण में हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि उसका प्रतिछाया उसमें बन जाता है, जिसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब उसकी आकृति। आकृति मतलब उसी की आकृति के समान अन्य उसकी छाया जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए वैसे तो छाया अलग चीज होती है, लेकिन दर्पण में बनने वाली छाया को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, जो वस्तु की छाया बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे एवं सीधा बनता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया। इससे आती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई, डॉट लाइन का मतलब अब मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर रियल में मिल रही है, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद रियल में मिल रही है। यही है, ये पहला डायग्राम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे देख लेते हैं, आगे दूसरा डायग्राम है। आगे है दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण आई जो मुख्य फोकस पर आने वाली थी, ये उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतीत होती है, मतलब मुख्य फोकस पर आती, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होती हुई वापस लौट गई। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फोकस से होकर आई और मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई किरण चली गई। आगे है तीसरा पॉइंट, देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसे देखिए वक्रता केंद्र हो गया, इससे आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं आई किरण और पुनः उसी पथ पर वापस लौट गई, इधर भी किरण आई और पुनः उसी पथ पर वापस लौट गई। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परावर्तित हो जाती है। जिसे देखिए मुख्य फोकस पर आती आपतित किरण परावर्तन के बाद जितना कोण के साथ आती है उतना ही कोण के साथ वापस लौट जाती है। जैसे ये देखिए 30 डिग्री के एंगल पर अगर आई होगी तो ये जो परावर्तित किरण है ये भी 30 डिग्री के एंगल पर ही गई होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम चीज उत्तल दर्पण में भी होता है। आगे है गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। तो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, पहला है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो क्या है पहला प्रतिबिंब? अब देखिए स्थिति के आधार पर अलग अलग, इसमें 6 स्थिति हो गया और 6 का अलग अलग डायग्राम है। हम पहला के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि पहला स्थिति क्या है। पहला स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। मतलब ये ध्रुव है, ये फोकस है। जब यहाँ वस्तु रखी हुई है तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें अब जैसे ही परावर्तित, मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है, मतलब काल्पनिक सीधा। इसका 4 स्थिति होता है। चारों स्थिति क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा काल्पनिक, दूसरा क्या हो जाएगा? इसका दूसरा स्थिति हो जाएगा सीधा, और तीसरा स्थिति क्या हो जाएगा कि वस्तु कहाँ बना है? तो दर्पण के पीछे बना हुआ है। और चौथा स्थिति होता है कि कितना बड़ा है, मतलब इसका आकार। तो वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। ये 4 स्थिति हमको लिखना रहता है।
सभी डायग्राम में। दूसरा स्थिति देख लेते हैं। दूसरा में क्या है कि जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर रहेगा तो क्या बनेगा, फोकस पर जब वस्तु रहेगा, देखिए दर्पण से परावर्तन होने के बाद जो ये किरण जा रही है ये समांतर जा रही है, मतलब ये कटेगा, कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब अनंत पे जाके कटेगा। तो इसका जो चारों स्थिति हो जाएगा, देखिए जब इधर कहीं पे कटेगा वस्तु तो प्रतिबिंब तो इस टाइप का बनेगा, है कि नहीं, ये तो उल्टा हो गया प्रतिबिंब, ये सीधा है, तो मतलब इसका चारों स्थिति, प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वास्तविक। इधर बन रही है तो मतलब दर्पण के सामने बन रही है तो हो जाएगी वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, मतलब इधर कहीं भी बनेगी तो वस्तु से बहुत बड़ा। कहाँ बना है तो अनंत पर, अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा, ये चार गो स्थिति इसका हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, इनके बीच जब वस्तु स्थित है तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, उल्टा बना हुआ है, और इधर कहीं अनंत होगा तो अनंत और सी यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है और वस्तु से बड़ा बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे चौथा स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर है, देखिए प्रतिबिंब जो बना हुआ है वस्तु के बराबर बना हुआ है और उल्टा बना हुआ है, तो मतलब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर और सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। पांचवा स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो कहाँ बना है प्रतिबिंब, वास्तविक बना है, उल्टा बना हुआ है, सी और एफ के बीच, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है और वस्तु से छोटा है। अगला छठा क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा, वस्तु जब अनंत पर मतलब समांतर आ रही किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही है, फोकस पर, तो इसका हो जाएगा कि वास्तविक, उल्टा, एफ पर यानी कि फोकस पर और वस्तु से बहुत छोटा, अनंत। जैसे मान लीजिए कोई सूर्य है, सूर्य के सामने में ये दीपक, क्या औकात है इसका, ये हो जाएगा बहुत छोटा। आई होप कि आपको ये छह डायग्राम समझ में आया होगा। समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर जो हम बोले हैं वही सब की स्थिति लिखा हुआ है। जैसे फोकस और ध्रुव के बीच है, दर्पण के पीछे, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर रहेगा। पांचवा डायग्राम में क्या था, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। उसके बाद वास्तविक, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ये आप लोग तालिका देख सकते हैं, 6 डायग्राम का है। अनंत पर जब वस्तु रखे थे तो क्या बन रहा था, फोकस पर बन रहा था, वास्तविक और उल्टा था और वस्तु से छोटा था। चलिए आगे देख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपक मतलब हेडलाइट के रूप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण यानी कि शेविंग मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है सैलून में इसका उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये था अवतल दर्पण का उपयोग।